तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। ठीक 50 दिन पहले, लगभग 50 दिन हो गए होंगे, 9 दिसंबर 2024 बेंगलुरु से एक स्टोरी आई थी अतुल सुभाष नाम के एक AI इंजीनियर की, जिसने लगभग 1 घंटा 21 मिनट 46 सेकंड का एक वीडियो बनाया और उसके बाद मौत हो गई। फिर उसने अपनी एक आखिरी ख्वाहिश भी जताई और अपनी मौत के लिए कहा कि इसकी मौत के लिए उसकी बीवी जिम्मेदार है और उसकी बीवी के घर वाले, अतुल की बीवी यानी कि निकिता। ये सारी कहानी आपको डिटेल में सुनाई। फिर अतुल की एक ख्वाहिश थी आखिरी कि अगर उसे इंसाफ मिला और उसके गुनहगारों को सज़ा मिली तो ठीक, और अगर न मिल पाए इंसाफ तो उसकी अस्थियों को किसी अदालत के बाहर गटर में बहा दी जाए। ये डिटेल में आपने कहानी सुनी। बेंगलुरु कर्नाटक में है और उसी बेंगलुरु के हुबली शहर से एक और झकझोर देने वाली कहानी सामने आई है। मुस्लिमों में जनाजा उठता है, क्रिश्चियन में कॉफिन यानी ताबूत में डेड बॉडी रखकर फिर उसे दफनाई जाती है, हिंदुओं में अर्थी सजाई जाती है। ये कॉफिन की कहानी है, एक ताबूत की कहानी। एक ताबूत जिसके बारे में मरने वाला एक आखिरी ख्वाहिश जताता है और कहता है कि जब उसकी मौत हो जाए तो उस ताबूत पर ये लाइन ज़रूर लिखना और उसी लाइन के साथ उसी ताबूत में उसे बंद करना और फिर उसे दफना देना। और उसकी इस आखिरी ख्वाहिश को उसके घर वालों ने ठीक उसी तरीके से पूरा किया। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे पहले कभी किसी कॉफिन या ताबूत पर कुछ ऐसा लिखा गया हो जो इस शख्स ने मरने से पहले लिखवाया है। ये उस ताबूत की तस्वीर है। अब आप बताएं कि भला कौन अपनी ताबूत पे ये सारी चीज़ें लिखाता है, लेकिन ये लिखाया क्योंकि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश थी। इसमें कई तस्वीरें हैं जो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ और फिर कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। एक तस्वीर है, ये खाली कॉफिन है, खाली ताबूत है। इस वक्त इसके अंदर फूल वूल लगाए जा रहे हैं, शायद भी इसमें मरने वाले को लाया जाना है। एक दूसरी तस्वीर है जिसमें एक शीशे के बॉक्स में डेड बॉडी पड़ी हुई है। और फिर एक जगह पर एक तस्वीर में आप देखेंगे कि कॉफिन के पास एक क्रॉस है और उस क्रॉस पर भी कुछ लिखा हुआ है। क्रॉस पर एक तो जो मरने वाला उसका नाम लिखा है, किस दिन वो पैदा हुआ वो तारीख़ लिखी है और किस दिन मौत हुई वो तारीख़ लिखी है। और नीचे फिर वही लाइन है जो उस ताबूत पर लिखी है, जो ताबूत के कवर पर लिखी है। तो आखिर में फिर इस ताबूत में मरने वाले को बंद किया जाता है और उसी के इलाके के कब्रिस्तान में ले जाकर उस ताबूत के साथ उसे दफना दिया जाता है। दफन होते वक्त भी ताबूत पर वो लाइन उभर कर सामने दिख रही थी, हर कोई पढ़ रहा था। लाइन कि माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ्स टॉर्चर। यही लाइन लिखी है ताबूत पर, यही लाइन लिखी है उस क्रॉस पर, और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। और इसी ख्वाहिश के साथ उसके परिवार वालों ने उसे दफना दिया। क्यों लिखाया किसी ने अपने लास्ट कॉफिन या ताबूत के ऊपर ये लाइनें? कौन है मरने वाला, क्या वजह है, अपनी वाइफ के बारे में वो ऐसा क्यों कह गया? पेश है पूरी कहानी। कर्नाटक में एक जगह हुबली, बहुत ही मशहूर जगह है। इसी हुबली में पीटर नाम का एक शख्स रहा करता था। पीटर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। 2023 में, बल्कि 22 के एंड में, इसी हुबली में रहने वाली पिंकी नाम की एक लड़की से उसकी शादी हो गई। शादी के बाद दोनों के घर वाले खुश थे, पीटर भी खुश, पिंकी भी खुश। लेकिन पता नहीं इस खुशी को किसकी नज़र लग गई कि सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर अब दोनों में अनबन शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े होने लगे। 3 महीना आते आते ये हुआ कि एक रोज़ पिंकी पीटर के घर को छोड़कर अपने घर चली गई। अब दोनों घर को ये पता चला, पीटर मना रहा अपनी बीवी को कि लौट आओ, वो कह रही नहीं लौटेंगे। पिंकी पेशे से एक स्कूल टीचर थी और
पीटर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। अब 3 महीने के अंदर अंदर ही पति पत्नी अलग हो गए, पत्नी अपने मायके पहुंच गई। लाख मनाने की कोशिश की गई, पीटर ने कहा घर लौट आओ, पर पिंकी ने कहा कि अब अगर तुम मर भी जाओगे तो मैं तुम्हारे घर नहीं लौटूंगी। फिर भी पीटर को लगा कि शायद वक्त के साथ गुस्सा कम हो, लौट आएगी, लेकिन वो गलत था। उल्टा ये हुआ कि उसके जाने के 1-2 महीने के बाद एक दिन उसके पास एक कोर्ट से सम्मन आया, और कोर्ट से ये सम्मन ये था कि पिंकी ने डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है। पीटर जो अब तक सोच रहा था कि शायद रिश्ता फिर से बन जाए, संवर जाए, इस सम्मन को देखकर सारी उम्मीदें उसकी खत्म हो गई। अभी मामला कोर्ट में पहुंच गया। पिंकी डिवोर्स लेना चाहती थी। अब परिवार वालों को समझौते की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ तक भी मामला चलता तो ठीक, इसके आगे एक और चीज़ हो गई। डिवोर्स के साथ साथ पिंकी के भाई ने अब कोर्ट में एक और एप्लीकेशन लगा दी कि 20 लाख रुपए कंपनसेशन यानी कि मुआवजा दे पीटर पिंकी को, क्योंकि शादी के बाद वो अलग हो गए और डिवोर्स है। वो किसके सहारे पलेगी? अपने मायके में है, माँ बाप के पास है। इधर ये हुआ कि जब 3 महीने के अंदर अंदर अलग हुए थे, इस दौरान भी इन दोनों के रिश्ते इतने तल्ख थे कि हमेशा झगड़ा होता। एक प्राइवेट कंपनी में पीटर काम कर रहा था। एक रोज़ ये दफ्तर में था, उसी दफ्तर में पिंकी का फ़ोन आया। इसने फ़ोन उठाया, किसी बात पर पिंकी उस पर भड़की। पीटर को भी गुस्सा आया। अब वो ऊंची आवाज़ में दफ्तर में पिंकी से लड़ने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर आसपास के उसके कलीग, फिर उसके बाद उसका बॉस आ गया। उसने देखा, पता किया, पता चला ये हस्बैंड वाइफ यूँ ही लड़ते हैं। बॉस ने पीटर को नौकरी से निकाल दिया कि तुम्हारे फैमिली प्रॉब्लम और फैमिली इशू पहले ठीक करो, तब दफ्तर आना। तो इस तरह से उसकी नौकरी चली गई, घर से बीवी चली गई। अब पीटर भी अपने फैमिली के पास लौट आया, एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और बुजुर्ग माँ बाप। तो शादी भी उसकी लेट हुई थी, करीब 37-38 साल की उम्र में। अब वो 40 का हो गया था। तो नौकरी भी गई, बीवी भी गई, इधर मुकदमा पहुंच गया अदालत में, डिवोर्स का केस, साथ में 20 लाख रुपए की मांग। अब एक बेरोजगार पीटर ये 20 लाख कहाँ से लाए? वो परेशान। बातचीत चलती रही, लेकिन कोई मसले का हल निकला नहीं। साल बीता, फिर 2 साल बीता, लेकिन पैसों के लिए अब उसे धमकियां दी जाने लगी कि अगर तुमने 20 लाख कंपनसेशन नहीं दिया तो फिर टॉर्चर, डॉरी डिमांड और बाकी सारे केसेस लगाएंगे। तुम्हारे पूरे बुजुर्ग माँ बाप, तुम्हारे भाइयों को भी जेल भेज देंगे इस उम्र में। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वैसे सेम अतुल सुभाष के केस में हुआ था। अतुल सुभाष के ही पूरे परिवार पर तमाम मुकदमे 498 सभी के हैं। अभी भी अतुल सुभाष की फैमिली जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंची है कि जो उनके ऊपर डॉरी और डॉरी के लिए टॉर्चर के मुकदमे दर्ज कराए थे अतुल की बीवी ने, अब तो उसको कैश कर दो, क्योंकि अब अतुल तो खुद रहा ही नहीं। पर देखिए अभी क्या होता है। तो यहाँ भी इन धमकियों से 20 लाख के मुआवजे से पैसे हैं नहीं। बीवी उधर अलग हो गई है शादी के सिर्फ 3 महीने के अंदर, और लगातार भाई की तरफ से उधर कोर्ट की तारीखें, परिवार वालों पर भी जेल जाने का ख़तरा। इन सारी चीज़ों से इतना परेशान हो गया कि फिर पीटर ने एक फ़ैसला किया और उसने कहा कि इन चीज़ों से अब निजात पानी है। 26 जनवरी की तारीख थी। हमारा राजपथ दिल्ली का जो अब कर्तव्य पथ बन चुका है, 26 जनवरी की परेड चल रही थी। संडे का दिन था। दोपहर लगभग 12:30 के आसपास अब परेड बिल्कुल अपने अंजाम पर था, ख़त्म होने वाली थी परेड। और इसी दिल्ली के कर्तव्य पथ से कई सौ किलोमीटर दूर कर्नाटक के हुबली शहर में जब ये परेड ख़त्म होने वाली थी, पीटर एक कागज़ और पेन उठाता है, एक नोट लिखता है। ऊपर लिखता है सॉरी डैडी, नीचे लिखता है कि मुझे पिंकी मार रही है और इसलिए मैं मर रहा हूँ, दम घुट रहा है और इसलिए मैं अब ये दुनिया छोड़ रहा हूँ। अपने भाई के लिए लिखता है, अन्ना बाद में मेरे पीछे में पेरेंट्स का ख्याल रखना। और इसके बाद फिर वो एक ख्वाहिश जताता है कि जब मैं मर जाऊँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाओ
तो मेरे लिए जो कॉफिन तैयार करोगे उस कॉफिन या ताबूत के ऊपर ये लाइन ज़रूर लिखना। और वो लाइन भी लिख कर छोड़ गया कि एग्जैक्ट वो लाइन लिखनी क्या है। वो लाइन यही थी, माई डेथ इज़ बिकॉज ऑफ माई वाइफ्स टॉर्चर, यानी मेरी बीवी के जुल्म की वजह से मेरी मौत हुई है। ये कॉफिन पे इंग्लिश में लिखवा कर उसने कहा कि ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। संडे का दिन था, पीटर का पूरा परिवार संडे प्रेयर के लिए चर्च गया हुआ था। 12:30 के बाद फैमिली घर लौटती है। घर लौटती है तो कमरे का दरवाज़ा खुलता है, अंदर पीटर की लाश थी। पीटर झूल रहा था, कमरे में नोट पड़ा हुआ था। फ़ौरन किसी ने पुलिस को खबर दी, पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वो नोट देखा, कुछ उसने मैसेज अपने भाई को किया था। उस मैसेज में भी ये जिक्र था कि मेरे कॉफिन पे क्या लिखना है, ताकि ज़माने को पता चल सके कि मैंने ये कदम क्यों उठाया। अब अजीब ख्वाहिश थी, फैमिली में बातचीत हुई कि क्या करें। फिर ये हुआ कि नहीं, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करते हैं, तो करनी पड़ेगी। जिस जगह इन्होंने कॉफिन बनवाई उस जगह पे स्पेशली फिर कहा गया कि आप इस कॉफिन पे ऊपर कन्नड़ में और नीचे इंग्लिश में ये लाइन लिखो। तो इस कॉफिन में देखेंगे आप, ऊपर कन्नड़ में जो लाइन है वो असल में इसी इंग्लिश की लाइन को कन्नड़ में लिखा गया है कि माई डेथ इज़ बिकॉज ऑफ माई वाइफ्स टॉर्चर, मेरी बीवी के जुल्म की वजह से मेरी मौत हुई है। तो ऊपर कन्नड़ में, नीचे इंग्लिश में, फिर क्रॉस पर भी यही लाइन, और ये सारी लिखी गई। जितने भी फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर, उन लोगों ने ये देखा, वो भी हैरान, क्योंकि कभी किसी कॉफिन पे ऐसा लिखा हुआ कुछ किसी ने देखा ही नहीं था। फिर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और उसी लाइनों के साथ उसी कॉफिन, उसी ताबूत को जिसके अंदर पीटर लेटा हुआ था, तमाम प्रेयर के बाद दफना दिया जाता है। अब पुलिस इस नोट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पहले तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के ज़रिए कि ये हैंडराइटिंग पीटर की ही है, और इसके बाद अब जो भी केस, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है, तो ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बनता है। लेकिन मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि इस केस में कभी किसी को आज तक हिंदुस्तान में सज़ा नहीं हुई। अतुल का केस भी आपको याद होगा, 50 दिन पहले, जिसका शुरू में मैंने कहा, बेंगलुरु पुलिस पहुंची थी यूपी, अतुल की वाइफ, उसकी माँ, इन सबको पकड़ के भी ले गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कोर्ट से बेल पर ये सब आज़ाद हैं, बाहर हैं, और अब मुकदमा चलता रहेगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में सवाल ही नहीं, सज़ा होगी, और सज़ा नहीं होगी तो फिर अतुल को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सवाल है। इत्तेफाक से जब ये आज की कहानी पे रिसर्च कर रहा था तो फिर मैंने आज अतुल के भाई विकास मोदी से बात की आज ही। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर्नाटक के हुबली में ऐसी चीज़ हुई है। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि 50 डेज़ हो गए हैं, अतुल की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर उसे इंसाफ न मिले, और जब तक इंसाफ न मिले उसकी अस्थियों को ना भाई जाएँ, तो ये बताइए कि क्या हुआ अभी। तो उन्होंने कहा कि अस्थियाँ अब भी एक कलश में सहेज कर रखी गई, और उन्होंने तस्वीर भी भेजी मुझे उन अस्थियों की जो कलश में है। ये वही तस्वीर है। और अतुल के भाई ने कहा कि हमें अदालत और कानून से बड़ी शिकायत है, क्योंकि अतुल की मौत के लिए जिम्मेदार लोग तो अब छूट चुके हैं, बेल पर बाहर है, बाकी मुकदमे का पता नहीं। उन्होंने कहा कि हम पर अभी भी मुकदमा है, तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं, और अतुल के 4 साल के बेटे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि कहा है, तो वो यूपी की सेशन कोर्ट में जा रहे हैं ताकि उसकी कस्टडी ले सकें, जो अतुल की ख्वाहिश थी। लेकिन जहाँ तक अतुल की अस्थियों की बात है, विकास मोदी का कहना था कि वो उन्होंने, चूँकि अस्थियों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए बड़े बुज़ुर्गों के सलाह पर अतुल की अस्थियां जो इस कलश में हैं, उसे घर के करीब एक मंदिर में रख दिया गया, और इस वक्त ये अस्थियां इसी कलश में एक मंदिर में रखी हुई हैं, और तब तक रखी रहेंगी अतुल के फैमिली के हिसाब से जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अब कब तक इंसाफ मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये अस्थियां 50 दिन पूरे हो चुकी हैं, वहीं रखी हैं। और इधर अतुल के बाद पीटर की ये कहानी, और आखिरी ख्वाहिश और अजीब ख्वाहिश।
कई बार सोचता हूँ कि वाकई जो इंसान इस तरह के फैसले लेता है, इसको सोचने समझने की भी ज़रूरत होती है कि अगर ऐसे फैसले लेता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में कई चीज़ों के रास्ते निकल सकते हैं, मुश्किलों का हल निकल सकता है। ये रास्ता कतई सही नहीं है। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत और अनमोल है, ऊपर वाले ने जो दिया है, तो हमें इसको खुद लेने का हक़ नहीं है। जो हमारा है नहीं, हम उसे क्यों लेते हैं। ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है, उसका हक़ है जब हमारी जान ले ले, और हर एक को वैसे ही इस दुनिया से जाना है। लेकिन इस तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप, भाइयों को, ये जो और लोग होते हैं परिवार में, आप उनको पूरी ज़िंदगी के लिए मार जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि ये भी है, कहना तो आसान है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफ़ें झेलते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, उनको लगता है वो ज़्यादा आसान है मर जाना। ऐसा नहीं है। तभी तो कहते हैं कि मुश्किलों को झेलना, और ज़िंदगी अपने आप में एक इम्तिहान है, तो झेलना चाहिए। लेकिन इस कदम को मैं कहीं से भी जायज़ या सही नहीं ठहराता, और यही मैं कहता हूँ कि ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी और आपकी सोच से क्या, जो करने वाले ऐसा कर गुजरते हैं। उम्मीद यही है कि अतुल के साथ पीटर के फैसले का भी कोई हल निकले, पता चले। और अब तक जो देश में एक नहीं हुआ है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में कोई सज़ा किसी को सुना ही नहीं गई है, शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो, क्योंकि इसको लेके कानून और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस या नज़ीर है वो बड़े सख्त है कि आपको लिंक डायरेक्ट साबित करना है कि अगर वो मरा तो उस वक्त उसके लिए आप जिम्मेदार हैं किसी भी सूरत में। तो वो लिंक इस्टेब्लिश करना, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा कि अगर झगड़ा होता है किसी में भी, पति पत्नी में भी, और उस झगड़े के 6 महीने, साल भर या 2 साल बाद या 4 साल बाद कोई मर जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस झगड़े की वजह से उसने जान दी, क्योंकि वक्फा गैप बहुत हो गया था। तो डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, और इसीलिए इस केस में कभी सज़ा नहीं होती किसी को। बड़े बड़े केस हैं, तो आम लोगों को छोड़िए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और उनके भी केस हैं, तो कभी नहीं हुआ। क्या पता आने वाले वक्त में शायद कुछ और इस तरीके की चीज़ें बदलें। तो आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज लाइबा, हैप्पी बर्थडे लाइबा। लाइबा मेरी नीस है, मेरे छोटे भाई की बिटिया, और आजकल अभी इंडिया आई हुई है छुट्टियों में। तो एंजॉय योर डे, हैप्पी बर्थडे लाइबा। और अब कितनी तुम लंबी होके जाके रुकोगी मुझे पता नहीं, लगातार बस भाग रही हो एकदम, पता नहीं कहाँ हाइट लेकर चली गई है, लेकिन बहुत ही प्यारी और अच्छी। तो हैप्पी बर्थडे, और मुझे पता है आज अच्छा अच्छा खाना खाने को मुझे मिलेगा, तो थैंक यू उसके लिए भी। एंड दुआ यही है कि तुम हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, खूब पढ़ो, तारिक रूबी का नाम रोशन करो, और बस ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा आज वानिया बाथम, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वानिया। और ये आरती बाथम एंड सुभाष बाथम की बिटिया है। तो वानिया आपको भी हैप्पी बर्थडे, आप हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, यही दुआ है। और अनन्या का भी आज बर्थडे है, तो अनन्या हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे, खूब नाम रोशन करो माँ बाप का, अच्छी रहो, यही दुआ है, खूब पढ़ो लिखो। एंड ये भेजा है बबलू भाई ने, हमारे ख़ास हमारे दफ्तर के हैं बबलू भाई, बहुत पुराने हैं। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।